नमस्कार मित्रों, थ्रू लिटरेरी लेंस के इस भाग में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद आसूदानी। हमेशा की तरह आज एक नई चर्चा के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। जी, और जिस रचनाकार को हमने साक्षात यहाँ आमंत्रित किया है विनोद जी, पहले भी हम उन पर बात कर चुके हैं, पर आज उनसे हम उनकी एक बहुत ही अजीम रचना सुनेंगे, बहुत ही गहरी रचना सुनेंगे और उस पर फिर उनसे बातचीत भी करेंगे। बहुत बार आप लोग किसी रचनाकार का नाम सुन करके उस रचनाकार की रचना सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं, किंतु आज प्रोसेस जरा अलग है। आप इनकी रचना सुने और फिर रचनाकार को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। एक हिंदी के बहुत ही उभरते नौजवान शायर है, जी हाँ, दिलीप आसूदानी। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और आपसे हम दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे सामाईन को, हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को आपकी ये बहुत ही उम्दा रचना सुनाएं और जिस पर फिर हम बातचीत भी करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, जो आपने यहाँ मुझे इनवाइट किया है और ये प्लेटफॉर्म दिया है मेरी रचना सुनाने का। रचना का शीर्षक है आषाढ़ के उस दिन। आषाढ़ के उस दिन। जी, क्या बात है। परेशान सिर्फ मैं नहीं था, मेरी नज़में भी उतनी ही परेशान थी। पन्नों से झांक कर मुझसे सवालात करती थी, स्याही से क्यों लिखा था मैं, अच्छा, दराज में तुम्हारे पेंसिल भी तो थी, मुशायरों में चलने से अब वे कतराने लगी थी। मैंने मिटा नहीं सकता था, कुछ पन्ने जलाने की कोशिश की थी। नज़मों ने नाराज होकर कहा, हम सिर्फ तुम्हारी नहीं हैं, अब मेज पर उदास पड़ी रहती हैं। मैं भी आराम कुर्सी पर हिलता रहता हूँ, खुली खिड़की से मौसमों को बस तकती रहती हैं। और आषाढ़ के उस दिन उन्होंने कुछ और ही ठान रखा था। हवा के झोंके के साथ वो खिड़की से निकलकर वादियों में परे, मुझसे बहुत परे चलती गई, फिर कभी न लौटने के लिए। आषाढ़ के उस दिन। क्या बात। बहुत ही खूबसूरत रचना है और रचना सुनते ही, शीर्षक सुनते ही हमें हाँ, मोहन राकेश जी का नाटक आषाढ़ का एक दिन बिल्कुल याद आ जाता है। और कुछ ही दिनों में दोस्तों आषाढ़ का महीना आएगा, आने वाला है, होगा और आप बिल्कुल लुत्फ लेंगे। हमने उस पर भी बात की थी विनोद जी। जी, आषाढ़ के एक दिन पर भी बात की थी। राजेश जी, मैं आपको बता दूं जी कि आषाढ़ का एक दिन पर जब आपने बात की थी जी, वो थ्रू लिटरेरी लेंस का पहला अंक था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बरस बीत गया जी और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे दर्शक पाठक। और 100 से ज्यादा डिस्कशंस हमने इस चैनल पर किए हैं। आप सभी का प्रेम है, मोहब्बतें हैं, तो ये चैनल आगे बढ़ रहा है दोस्तों। और वो आषाढ़ का एक दिन जो विनोद जी है, जी, वो भी रचना प्रक्रिया से ही संबंधित नाटक है। जी, मैं वही कहने वाला था कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का देखें और दिलीप जी की ये रचना देखें, तो इसका जो विषय वस्तु है दोनों कृतियों का, वो रचना प्रक्रिया, और सिर्फ रचना प्रक्रिया नहीं है, रचनाकार का रचना के साथ जो एक जटिल संबंध होता है, जी, वो संबंध पर लिखी गई ये बहुत ही, जिसको कहेंगे, दुर्लभ रचनाओं में से एक है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बार होता ही है कि रचनाकार किसी विषय वस्तु पर लिखता है, उस रचना प्रक्रिया पर भी लिखा जाता है, लेकिन रचनाकार और रचना के बीच का जो एक जटिल, बहुत ही मुश्किल संबंध होता है, उस पर बहुत कम लोगों ने लिखा है और उनमें से ये रचना है। तो ये रचना के विषय वस्तु के दृष्टि से यदि देखें तो बहुत ही दुर्लभ रचना है। हाँ, बिल्कुल। और जैसे आषाढ़ के एक दिन में रचनाकार और उसकी प्रेरणा, उसके जो स्रोतों के संबंध पर जी जो बातचीत की गई है, उसी को कहीं आगे बढ़ाते हुए यहाँ दिलीप जी बात करते हैं रचनाकार और रचनाओं और उनके अंतर्निहित संबंध की। मैं ये कहूँगा विनोद जी कि जैसे कोई भी सृजन अकेले नहीं हो सकता, तो इसी तरह साहित्य का सृजन भी अकेले नहीं होता। हम तो रचनाकार को कहते हैं वो उस रचना की माँ है या पिता है, लेकिन हम दूसरे पक्षों की उसमें बात ही नहीं करते।
कि वो रचना आखिर कैसे कंसेप्चुअलाइज हुई, उसका गर्भाधान कहाँ से हुआ, पालन पोषण कैसे हुआ है, उसकी डिलीवरी कैसे हुई, उसका रिसेप्शन कैसे जी जी हुआ, बिल्कुल। है तो ना? यहाँ सिर्फ रचनाकार नहीं बोल रहा है, जी। आप देखेंगे ये रचना में रचनाएं भी बोलती बोलते हैं, कवि की जो वो नज़में हैं हाँ। वो भी बात कर रही हैं। और यहाँ पर एक एक अंग्रेजी के क्रिटिक हैं, वो कहते हैं कि शेक्सपियर डज नॉट राइट हेमलेट, हेमलेट मेक्स शेक्सपियर राइट इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रचना जो है वो रचनाकार को मजबूर कर देती है कि किस तरीके से उसे लिखा जाए। और भाई जाहिर सी बात है, हमारे श्रोता भी समझ रहे होंगे कि रचना खुद तो नहीं बोल सकती, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें बात क्या है? इसमें बात ये है कि हमारी जो तख्लीक है, हमारा जो क्रिएशन है, जो रचना है, वो कहीं ना कहीं उसका एक अपना अस्तित्व निर्माण हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक शेर शायर से बहुत आगे चला जाता है। तो इसी तरह जो रचना है, अब वो रचना तो कर दी रचनाकार ने, या दिलीप जी की आप रचना को देखें तो उसमें नज्म में ये है कि साहब मेरी नज़में अब जो है ना, हैं एक इंडिपेंडेंट, उनकी पर्सनैलिटी है, एक उनका अपना व्यक्तित्व है, अपना उनकी छाप स्वतंत्र है, अस्तित्व है। अस्तित्व है। अब क्या हुआ स्वतंत्र? पहला प्रश्न क्या करती है? पहला प्रश्न करती हैं कि हमें पैदा ही क्यों किया? पेंसिल भी तो थी तुम्हारी तराज में। यानी यहाँ पर शायर एक प्रतीकता के हिसाब से सिंबॉलिकली, जी। प्रतीकों के माध्यम से जैसे कहेंगे, सिंबॉलिकली ये कहना चाहता है कि यदि आप रचना को टाइप कर दें या पेन से लिख दें तो परमानेंट होते। अब रचना ये बोलती है कि आपने हमारे अस्तित्व को इस प्रकार से परमानेंट क्यों कर दिया। यदि आप पेंसिल से लिख दें तो उसमें एक डायनामिज्म रहता है, बदलने की उसमें आप क्षमता उसको रहती। खत्म कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं उसको। तो अब यहाँ मुझे लगता है कि ये प्रश्न उपस्थित कर रहा है रचनाकार यहाँ पे कि तख्लीककार का, एक ऑथर का दायित्व बहुत बड़ा है। कोई भी चीज़ जो क्रिएट करता है वो ये नहीं जानता कि आज से कितनी सदियां, कितने साल बाद कौन कहाँ कैसे उससे प्रभावित होगा। या दूसरे तरह से मैं बोलता हूँ, इस रचना में तो इतना पोटेंशियल है बात करने का, लिटरेचर को समझने का, ये कमाल की बात है। यानी कहना ये है कि कोई भी रचनाकार जब रचना को पैदा करता है तो शायद उसके जहन में एक विशिष्ट अर्थ रहता है, किंतु रचना इस विशिष्ट अर्थ को नकारती है। यानी इफ आई पुट इट इन अदर वर्ड्स, एनी लिटरेरी क्रिएशन militates against its fixed denotation and it tries to acquire ever changing context। तो इसलिए जिस प्रकार से जीवन प्रतिपल बदलता है, उसी प्रकार भी किसी भी रचना का संदर्भ, किसी भी रचना के मायने प्रतिपल, प्रतिक्षण और प्रत्येक पाठक के हिसाब से, उसके नजरिए के हिसाब से बदलते रहते हैं। और साहित्य में आप देखेंगे जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है वो इसी की बात करती है, और जहाँ डेरिडा भी इसी की बात करता है कि there is not a fixed relationship between the signifier and the signified. The relationship between the two is ever changing and it is infinite। लेकिन फिर यह भी है कि रचना आप कॉन्क्रीटाइज तो हो गई, वो लिख दी गई है, चाहे आप उसको अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें, लेकिन फिर भी एक ढांचा तो तय हो गया है विनोद जी। अब एक उससे आप उसको, मतलब जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं, चाहे लिटरेचर के भी हैं, तो आप उतनी लचीली नहीं है रचना कि वहाँ लिखा को एक लिखा है आप उसको 100 समझ लें अपने हिसाब से, ये भी नहीं है। एक्सट्रीम जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है जी वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। नहीं वो भी नहीं है। जैसे यहाँ पर फिर आप ह्यूम्स की बात करें, जो एक न्यू क्लासिसिज्म उसका जो एसे है, हाँ। वो ये कहता है कि किसी भी रचना का एक एंकर होता है, उसके बाद वो आकाश में उड़ जाए, इधर जाए उधर जाए, लेकिन उसकी डोर कहीं ना कहीं होती है। देयर हैज टू बी एन एंकर एंड देन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन टेक फ्लाइट इनटू द एनी डायरेक्शन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, मैं कल जैसे राजेश जी हम लोग संध्या के समय बातचीत कर रहे थे कि कविता या काव्य और गद्य में फर्क यह होता है कि जो कविता होती है या कोई शेर होता है, कोई पंक्ति होती है, कोई एक स्टेंजा होता है कविता का, वो अपने आप में कोई फिक्स्ड अर्थ नहीं रखता, बल्कि वो एक फार्मूला है। जैसे साइकोसोशल फार्मूला कह लें उसको। हाँ, जैसे मैथमेटिक्स का फार्मूला रहता है, वो फार्मूला उठाने के बाद आप वैल्यूज चेंज कर दें और नए नए प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लें। तो इसी प्रकार से एनी पोएम इज अ साइकोसोशल फार्मूला। तो ये फार्मूला में आप परिस्थितियां बदल दें, किरदार बदल दें, चरित्र बदल दें, तो आपको नए समस्याएं, नए जटिलताएं जिंदगी की दिखाई देंगी और वो फार्मूला उनको समझने में मदद करेगा। बिल्कुल।
और ये जो पेंसिल वाली लाइन है मुझे अभी भी बड़ी परेशान कर रही है विनोद जी। परेशान इस अर्थों में कि आप रचना ये पूछती है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं अस्तित्व में आ गई। अब जैसे एक बच्चा मान लीजिए जब 8-10 साल का हो जाए, कभी कभी माँ बाप से पूछ बैठता है कि भाई आपने मुझे पैदा ही क्यों किया, आप नहीं भी तो कर सकते थे पैदा, लेकिन अब चूंकि आपने मुझे पैदा किया तो मेरा भी दायित्व बड़ा हो गया, आपका भी दायित्व बड़ा हो गया। तो मुझे क्या मुझे करें? मुझे ये लगता है कि रचना रिफ्यूज करती है कि मुझे कोई अर्थ, फिक्स्ड अर्थ आप प्रदान ना ना करें। करें। तो पेंसिल एक सिंबल है, जी। एक सिंबल है। और दूसरा प्रश्न जो एक जटिल, ये रचना सुनने वाले समय कह दूं कि बहुत जटिल रचना है। जटिल रचना है। क्योंकि ये मनोरंजन के लिए इस प्रकार की कविता नहीं लिखी जाती। बिल्कुल। ये तो एक साहित्यिक समालोचना के अंतर्गत एक मूलभूत प्रश्नों को उठाए चलने वाली रचना है दिलीप जी की। और मुझे कमाल की बात है, आप सभी को बता दूं, दिलीप जी एक पेशे से इंजीनियर हैं हाँ। और टेक्निकल व्यक्ति हैं, टेक्नोलॉजी समझते हैं, और उसके बावजूद भी साहित्य में इस प्रकार की मूलभूत रचना को, मूलभूत प्रश्नों को ले आए। मुझे लगता है कि वो साधुवाद के पात्र हैं। बिल्कुल। और जब ये रचनाएं कहती हैं कि अब वे मेरे साथ मुशायरों में आने से कतराती हैं, ये बड़ी, देखिए जब किशोरावस्था में जब बच्चे जाते हैं बाहर बाहर जाने से सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, ये रचनाएं सेल्फ कॉन्शियस हो गई। अब वो मुशायरे में नहीं, अब ऐसे यूज करोगे, लोगों को सुनाओगे, मनोरंजन करोगे, लोग समझे ना समझे वाह वाह करें, बस क्या बात है। राजेश जी, मुझे इसमें एक और भी पहलू नजर आता है। जी। अब ये रचना मुशायरों में जाने से इसलिए कतराती है क्योंकि ये वर्तमान में जिस प्रकार के पाठक हैं, सुनने जी। वाले हैं, जी। जो साहित्य को समझते नहीं हैं, जो साहित्य के मर्म तक नहीं पहुंचते, जो साहित्य को भी आंखों से देखना चाहते हैं, नाचना जानते हैं, हाँ। जो विजुअल स्टिमुलाई को ही रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, तो और जो रोबोट की तरह वाह वाह करते हैं, आधी बिल्कुल। पंक्ति एक शब्द सुन लिया वाह 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 वाह। तो अब रचनाओं को लगता है कि मुझे वो सुनने वाले सेंसिटिव जो लिसनर्स हैं अभी नहीं मिलते, इसलिए वो मुशायरों में जाने से कतराती है। मतलब जैसे मैं कहता हूँ मनोज जी कि क्या बात है, क्या बात से लेके बात क्या है तक जाना पड़ेगा हमें, और हमारे चैनल का भी ये उद्देश्य है। तो इसलिए दिलीप जी की रचना एक ऊंचे दर्जे की रचना है, इसलिए वो साधारण से मुशायरों में शायर के साथ अब जाने से कतराती है। उसे पता है कि अभी मुझे समझने वाले, मेरे मर्म तक जाने वाले, मुझे अप्रिशिएट करने वाले, मुझे ग्रहण करने वाले उस तरीके के पाठक आज के दौर में नहीं रहे। तो ये कहीं तो भी बहुत ही एक पीड़ा भी पहुंचाती है कि आज इस मीडिया के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, जहां हर व्यक्ति अपने आप को कलाकार सिद्ध करने के पीछे लगा हुआ है, तो इस प्रकार की रचनाएं निश्चित रूप से मुशायरों में नहीं सुनाई देती। आपको मुशायरों और कवि सम्मेलनों के नाम पर चुटकुले सुनाई देते हैं, जोक सुनाई देते हैं, मैं लेकिन तो अच्छे सीधी बात शेर है, सुनाई नहीं मैं, देते। मैं कहूंगा कि खास करके हिंदी के जो कवि सम्मेलन है जी। सर्कस बन के रहेंगे। बिल्कुल सर्कस बन के रह गए। और इवन उर्दू के मुशायरों में भी वो अच्छी रचना है, एक वो, गजल, हाँ, गजलियत मयार वाले वाली शेर, बात मयार नहीं वाली है। बातें बिल्कुल कम होती चली जाती हैं। तो ये सारा दर्द, ये सारी पीड़ा एक सिंबॉलिकली दिलीप जी की रचनाएं, दिलीप जी की नज़में जो कहती हैं कि मैं कतराने लगे हैं हम लोग मुशायरों में चलने से। तो अब क्या हो गया, स्टेलमेट पैदा हो गया। स्टेलमेट पैदा टेबल पे पड़ी पड़ी मुझे ताकती रहती हैं मेज पे, और मैं आराम कुर्सी पे हिलता रहता। अब शायर के समक्ष ये भी प्रश्न है कि उसकी रचनाएं यदि उसका साथ न दे तो शायर क्या करे। तो दिस गिव्स राइज टू अ वेरी पेनफुल डिलेमा फॉर द पोएट व्हेन his poetry, his poems refuse to accompany him on the journey of life. Then what poet जी। should do? फिर यूं हुआ आषाढ़ के उस दिन, जी भाई हवा चली, खिड़की खुली रह गई शायद, जी और वो रचनाएं मेज से उड़ के कहीं दूर वादियों में मुझसे दूर, बहुत दूर निकल गई। और आप सोचिए, इमेज सोचिए, कितनी बढ़िया ये इमेज। कलात्मक ढंग से है, कलात्मक। क्योंकि किसी भी रचना का ना तो बिगिनिंग होती है, ना मिडिल होता है, ना एंड होती है। वो तो एक कलात्मक तरीके से सिंबॉलिकली, मेटाफोरिकली ही कहा जा सकता है। और राजेश जी, आप यदि मोहन राकेश के फिर से नाटक पर आए, तो जब कालिदास जी। वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी जो उनके जो कालिदास ने उनका जो नायक जो वापस आते हैं, हाँ। तो उनको पता चलता है कि उनकी प्रेमिका ने ऑलरेडी शादी कर ली है, जी। और वो बिना रुके वो अपने बच्चे को लेने जाती हैं, और जब वापस बाहर आती हैं तो वहां तो से कालिदास जा चुके चल होते हैं। पड़ते हैं। तो जिस प्रकार से कालिदास चल पड़ते हैं, उसी प्रकार से दिलीप जी की रचनाएं भी आषाढ़ के एक दिन चल पड़ती हैं। और मुझे इसमें दूसरी भी इमेज ख्याल में आती है। उससे पहले जब कालिदास आते हैं, मिलते हैं अंबिका से आके, और तो वो उनके लिए कोरे कोरे पन्ने भी जमा करके रखती है, तुम आओगे तो इस पर रचनाएं लिखोगे और हम
पहाड़ की चोटी पे जाके मेघों के साथ इस रचनाओं को गाएंगे, ऐसी कल्पनाएं करती रहती है मन में वो। और उस तरह से फिर देखिए, तो ये आखिरी जो इमेज है ये कहती क्या है, ये बहुत गहरी बात कहती है। ये कहती है कि किसी भी ढांचे में ना तो जिंदगी को बांधा जा सकता है, किसी भी ढांचे में ना तो साहित्य को ना किसी रचना को बांधा जा सकता। जिस प्रकार कालिदास एक अनंत यात्रा पर निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, पता नहीं वो राज्य में लौट कर जाते हैं, पता नहीं पहाड़ पर जाते हैं, पता नहीं वो सर्जन करेंगे या नहीं कर रहे, चल पड़ते हैं। जो भी सहजता से प्राकृतिक रूप से जो भी सामने आ जाए उसको स्वीकार करने के प्रवृत्ति से वो निकल पड़ते हैं। और उसी प्रकार के दिलीप की ये रचना भी हवा से उड़ पड़ती हैं, चल पड़ती हैं। यानी अंततः शायद यही कहना चाहता है कि चाहे जिंदगी हो, चाहे सृजन हो, निरंतर चलना, चलते रहना और इसकी परवाह न करना कि मंजिल कहाँ है और राह कहाँ है। राह और मंजिल के बीच का जो अंतर है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये रचना बहुत ही एक ऊंचे स्तर पर हमें ले जाती और है। आज तो विनोद जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जमाना है, मतलब ये जो मीडिया का जमाना है, तो इसमें तो रचनाएं हवा में जैसे चाहे कागज तैरते कहीं निकल गए, अब तो रचनाएं तरंगों पे तैरती न जाने कहाँ से कहाँ निकल जाती आप हैं। एक बात करें, आपकी चीजें वायरल हो जाती है, मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं, मिलियंस ऑफ लोग उसको देखने लगते हैं। तो यानी कहाँ किसको रचना सुनानी है, किसको नहीं सुनानी है, ये सारी बातें अब भूतकाल की हो चुकी है। तो इतनी गहरी रचना, और इसलिए तख्लीककार की जो जिम्मेदारी है वो शुरू बहुत में बढ़ जैसे जाती है। वो भी बहुत बढ़ जाती है कि कहीं ऐसी चीजें पैदा न कर दे कि जो आगे चल के एटम बम का काम कर जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि कलम में वो ताकत है। कलम क्रांति ला सकती है, कलम मोहब्बत और प्यार भी, दोस्ती भी ला सकती है। तो इसलिए कलमकार पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी भी चीज को कैजुअली ना ले। कागज पर उतरा हुआ जो शब्द है वो शब्द बहुत बड़ी यात्रा करता है। मैं तो आजकल तो मैं ये कहता हूँ कि वो अनंत की यात्रा करता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। आप कभी भी उसको समाप्त नहीं कर सकते। वो खिलजी आया था और नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, वो तब हो सकता था। अब कोई भी खिलजी आए, इंटरनेट में जो चीज़ें अभी सुरक्षित हैं, ये जो सोशल टेक्नोलॉजिकली जो चीज़ें सुरक्षित हैं, उनको नहीं जलाया जा सकता। तो इसलिए शब्द अमर हो जाता है। और इसलिए दिलीप जी की रचना भी निश्चित रूप से अमर रचना है। और स्पेशली जो साहित्य को समझते हैं, समालोचना को जानते हैं, उनके लिए ये रचना बहुत बड़ा खजाना है। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं दिलीप जी को। इतनी सुंदर और इतनी गहरी रचना आज हमारे मंच पर सभी लोगों के साथ साझा उन्होंने की है। थ्रू लिटरेरी लेंस के दोस्तों से निवेदन है कि इस रचना पर अपने ओपिनियन, अपने दृष्टि, अपने बातें जरूर हम तक पहुंचाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपने ये रचना पढ़ी। और आज का ये अंक समाप्त करने से पहले मैं कहूंगा कि रचना फिर से पढ़ें। और इस चर्चा के यानी हमने जो की है ना, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ दैट डिस्कशन, हम चाहेंगे कि इस रचना को पुनः एक बार हम सभी सुने। आषाढ़ के उस दिन परेशान सिर्फ मैं नहीं था, मेरी नज़में भी उतनी ही परेशान थी। पन्नों से झांक कर मुझसे सवालात करती थी, स्याही से क्यों लिखा था मैं, दराज में तुम्हारे पेंसिल भी तो थी। मुशायरों में चलने से अब वे कतराने लगी थी, मैं इन्हें मिटा नहीं सकता था। कुछ पन्ने जलाने की कोशिश की थी, नज़मों ने नाराज होकर कहा, हम सिर्फ तुम्हारी नहीं है। अब मेज पर उदास पड़ी रहती हैं, मैं भी आराम कुर्सी पर हिलता रहता हूँ। खुली खिड़की से मौसमों को बस तकती रहती हैं। और आषाढ़ के उस दिन उन्होंने कुछ और ही ठान रखा था। हवा के झोंके के साथ वो खिड़की से निकलकर वादियों में परे, मुझसे बहुत परे चलती गई, फिर कभी न लौटने के। एक बात और जो हम लोग भूल गए कि अब हम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यहाँ पर हमें रोलाबाद, द डेथ ऑफ ऑथर याद आ जाते हैं कि जब तक आपने कागज पर शब्द को उतारा नहीं है तब तक तो आप रचनाकार के शब्द हैं, रचनाकार की रचनाएं हैं। एक बार कोई भी चीज लिख दी जाए उसके बाद रचनाकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं होता। बिल्कुल, और यही हमने बातचीत की भी। तो आपको उम्मीद है पसंद आई होगी बात, और ये रचना भी आप अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर किसी एपिसोड में मिलेंगे। शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया।